नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीएससी पाठशाला में। आज ये 30 मिनट सीरीज जो पॉलिटी की चल रही है उसकी 6 नंबर की क्लास है और यह मूल अधिकार संबंधी पार्ट 2 है, जिसका पार्ट 1 कल डाल चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था मूल अधिकार का इतिहास, मूल अधिकार संबंधी समितियां, मूल अधिकार के बारे में विशेषताएं मूल अधिकार की, मूल अधिकार के आर्टिकल 12, 13 और 33, 34, 35 इन आर्टिकल को हमने कल जान लिया था और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, कब लिए गए, इन सबको हम कल की क्लास में जान चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम समानता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा भी अधिकार है और इसमें बहुत सारी पेंच भी उलझे हुए हैं। आरक्षण बेसिकली यही आर्टिकल 16 से आता है, तो उसके बारे में जानते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, इसके बारे में बात करता है। दूसरा है अनुच्छेद 15, ये कुछ आधारों पर विभेद यानी कि भेदभाव करने की मनाही करता है। कौन कौन से आधार पर? लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, इनके आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में प्रावधान करता है। और आर्टिकल 17 यानी कि 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियां नहीं दी जाएंगी ना राज्य द्वारा ना किसी व्यक्ति द्वारा, उसके बारे में अनुच्छेद 18 प्रावधान करता है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल सभी लोगों में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से मूल अधिकार के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। इसके बारे में एक चीज और याद रखना है कि 15 और 16 जो हैं, ये दोनों आर्टिकल केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत निरपेक्ष प्रावधान है, यानी कि इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि इस आधार पर किया जा सकता है, तो ऐसा इसका कोई अपवाद नहीं है, निरपेक्ष है। और उपाधियों का अंत, और ये दोनों जो हैं ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। कल हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि कुछ मूल अधिकार नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक हैं। सकारात्मक वो होते हैं जो कुछ देते हैं, देने की बात करते हैं। नकारात्मक वो होते हैं जो किसी चीज को करने के लिए मनाही करते हैं। तो ये अस्पृश्यता उपाधियों का अंत यानी कि इन दोनों की मनाही करते हैं, इसलिए यह नकारात्मक आर्टिकल है, नकारात्मक मूल अधिकार है। ठीक है, अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण की बात करता है। दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट हैं कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होगा और विधि का समान संरक्षण का क्या मतलब होगा। तो एक बात याद रखना है, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब विदेशी, भारतीय, नागरिक, गैर नागरिक, कोई भी हो, वह व्यक्ति कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समान होगा। ये तो कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि ये क्या करता है, विशेषाधिकारों की समाप्ति करता है। देखिए, ये किसी भी तरह के विशेषाधिकार की मना ही करता है। ऐसा नहीं कि किसी को कोई विशेषाधिकार, तो विधि के समक्ष समता विशेषाधिकार की मना ही करता है। ये नकारात्मक अवधारणा है, मना करता है, इसलिए नकारात्मक अवधारणा है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के डाइसी मॉडल जो है वहाँ से इसको लिया गया है। भारत में कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन क्या ऐसा है? तो इसके कुछ अपवाद हैं। इसके अपवाद क्या क्या हैं? जिसके अपवाद नहीं होते उसको निरपेक्ष कहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17, उसका कोई अपवाद नहीं है। इसके अपवाद क्या क्या हैं? तो आर्टिकल 361 में प्रावधान है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए।
यानी कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। ये अपने पद पर रहते हुए किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यानी कि इन्होंने जो काम किया है उसको लेके कोर्ट नहीं जाया जा सकता, न्यायालय में उनके खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया जा सकता पद पर रहते हुए कोई काम किया। लेकिन याद रहे, सिविल मामले में, सिविल यानी कि दीवानी मामले में जो पैसे का लेन देन से संबंधित, तो यदि उस मामले में कोई वाद आया है तो 2 महीने की पहले सूचना देकर इस संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। तो एक तो इसके अपवाद में कौन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। दूसरा आर्टिकल 105 संसद सदस्य, यानी कि सभी सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सांसद, उनके पास भी विशेष अधिकार होते हैं। जब हम संसद पढ़ेंगे और आर्टिकल 105 पढ़ेंगे वहां इसको और विस्तार दे देंगे। यहाँ इतना समझना है कि संसद सदस्य द्वारा संसद के अंतर्गत कही गई बात, किए गया व्यवहार, कदाचार जो भी है उसके प्रति उनको किसी भी तरह से क्या नहीं किया जा सकता, न्यायालय में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संसद सत्र के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 194 जो अधिकार संसद सदस्यों को वही अधिकार विधानमंडल के सदस्यों को देता है, यानी कि विधायक और विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उनको देता है। और एक और है आर्टिकल 31C, इसको 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 39B और C को जब लागू किया जाएगा तो 14 वहां समाप्त हो जाएगा, यानी कि 14 पर इनको प्राथमिकता दी गई थी। 39B और C DPSP में हम जानेंगे कि 39B और C में क्या है। तो इसमें समानता स्थापित करने के लिए संसाधनों पर नियंत्रण, सबका बराबर हक होगा, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो ये हुआ विधि के समक्ष समता। लेकिन दूसरा वर्ड भी दिया हुआ है तो उसको भी जान लेते हैं कि विधि का समान संरक्षण का मीन्स क्या होता है। विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है कि ये समान लोगों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। यहाँ कोई भी हो, विधि के समक्ष समता में कोई भी हो, सब समान है। चाहे वो दिव्यांग हो, हष्टपुष्ट व्यक्ति हो, कोई ऊंचे घराने से हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, ऐसा हो, तो इस तरह से यहाँ सब समान होंगे विधि के समक्ष समता में। लेकिन ये क्या करता है, समान वर्ग के साथ समान व्यवहार और परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है। दूसरा, यह सकारात्मक अवधारणा है और ये कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो इस तरह की चीजों को देखिए, फैक्ट को हमेशा कंसेप्ट के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से याद रखना है कि विधियों का समान संरक्षण क्या होता है, तो समान के साथ समान व्यवहार करने की बात करता है समान परिस्थितियों में। और विधि के समक्ष समता सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात करता है, चाहे कोई कैसा भी हो। तो वो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता नकारात्मक और ब्रिटेन से लिए, ये यूएसए से लिया गया है। तो ये आर्टिकल 14 था, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल 15 पर चलते हैं। आर्टिकल 15 कहता है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, ये वर्ड याद रखना है, केवल किन आधारों पर, तो 5 आधार दिए हुए हैं जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकेगा। और इन 5 के अलावा राज्य भेदभाव कर सकता है, क्योंकि यहाँ केवल शब्द दिया है। तो केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म वाले लोग हैं तो आपके लिए विशेष सुविधाएं हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं, ईसाई धर्म के लिए हैं तो आपके लिए सुविधाएं नहीं हैं। तो इस चीज की मनाही करता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। ठीक। दूसरा, कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक, यहाँ तो राज्य यानी कि सरकार को, राज्य में क्या क्या शामिल है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कल आर्टिकल 12 में कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आता है। उसके राज्य को मनाही की गई है, साथ ही नागरिक को भी मनाही की गई है। भारतीय नागरिक किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मंदिर, कुआं, तालाब, मनोरंजन के स्थान, इन जगहों पर जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी को रोक दें, आप ईसाई धर्म के हैं आप यहाँ नहीं आ सकते। यदि कोई स्थान जो सार्वजनिक है, सबके लिए खुला है, या राज्य की निधि द्वारा संचालित है, या आंशिक या पूर्णतः है, या दुकान, कुआं, तालाब जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बना है, वहां जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता।
ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है। उसके बाद अब इसका देखिए अपवाद है, यहाँ तो कहा है कि किसी भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ ये कहा गया है। लेकिन 15 का क्लॉज 3 15(3) में क्या प्रावधान कर दिया, 15(3) में कह दिया राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ ये विशेष प्रावधान की बात कह दी कि राज्य महिला, तो ये इसका अपवाद है, एक का अपवाद है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है, महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाता है, और इस तरह के जो प्रावधान है ये विशेष प्रावधान ताकि इन लोगों महिला के सशक्तिकरण में काम आ सके। नेक्स्ट है इसका आर्टिकल 4, राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा, ये भी अपवाद है। ऊपर का है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ SC ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है। एक बात जरूर याद रखना है, संविधान में पिछड़ा किसको माना है और न्यायालय ने पिछड़ा किसको माना है, तो याद रहे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को ही पिछड़ा माना है, आर्थिक रूप से पिछड़ों को पिछड़ा नहीं माना है। तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट इसका क्लॉज 5 क्या कहता है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए, तो SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करेगी और उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान करेगी। तो आर्टिकल 4 और 5 एक जैसा लग रहा होगा लेकिन एक जैसा नहीं है। 4 कहता है 15 का 4 कहता है सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, SC ST के लिए यानी कि उनके विकास के लिए, और जबकि 5 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रावधान कर सकती है। लेकिन याद रहे शैक्षणिक संस्थान यदि अल्पसंख्यक का है तो उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं कर सकती। इसके अलावा चाहे वो सरकारी हो या निजी हो वहाँ प्रावधान कर सकते हैं। इसीलिए देखिए कॉलेज में जब जाते हैं तो सीटें आरक्षित होती हैं, SC कोटे की सीट, OBC कोटे की सीट, इस तरह से। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का यदि कोई संस्थान है तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। और आर्टिकल 15(6) जिसको देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है, इसके द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था यही वाला 15(6) और एक जोड़ा गया था 16(6). 15(6) शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है और 16(6) लोक नियोजन में आरक्षण की बात करता है। तो इस तरह से आर्टिकल 15 में 6 क्लॉज थे जिनके बारे में हमने जाना। तो आर्टिकल 15 बेसिकली बस इतना याद रखना है कि वो किसी भी तरह की मनाही को, किसी भी तरह के विभेद को, किसी भी तरह के पार्शियलिटी को मना करता है। और इस किन आधारों पर, केवल 5 आधारों पर। ये आधार याद रखने हैं, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। लेकिन उसके बाद इसमें 3 अपवाद दिए हुए हैं। पहला अपवाद है कि राज्य और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगा। दूसरा SC ST और विशेष पिछड़ा वर्ग, वो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए करेगा। तीसरा शिक्षा संस्थाओं में, और चौथा EWS के लिए जिसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 यदि सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ दिया जाए तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है और उसके कुछ अपवाद हैं वो है, लेकिन इसको एक समग्रता में देखना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो भारत में आरक्षण लागू है उस आरक्षण की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 16(4) से जन्म लेती है। आर्टिकल 16(4) में ही आरक्षण की सारी बातें कही गई हैं और आरक्षण के प्रावधान वहीं से जन्म लेते हैं। तो देखिए जानते हैं, आर्टिकल 16(1) कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरियां। लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। यहाँ कह रहे हैं कि सबको समानता दी जाएगी, सरकारी नौकरियों में सब फॉर्म डालिए, अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए, नौकरी लीजिए। तो लोक नियोजन में सबको समानता होगी। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल
धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 में 5 आधार दिए थे और यहाँ 2 आधार और बढ़ जाएंगे। एक कौन सा बढ़ जाएगा? उद्भव, और दूसरा बढ़ जाएगा निवास के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात है। लेकिन अब इसके अपवाद हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 तो कह दिया कि लोक नियोजन में सबको समानता होगी, और क्लॉज बी में कह दिया कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में ही व्यवस्था दे दी कि संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार पाने के लिए वहां के निवास को शर्त बना सकती है। ठीक है, तो संसद चाहे तो निवास को शर्त बना सकती है, और इस संबंध में शक्ति राज्यों को भी है। अगला, राज्य सरकारी नौकरी एवं नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। तो देखिए, निवास को शर्त कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप किसी भी स्टेट में हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो वहाँ हर सरकार कुछ छूट देती है। यदि आप वहाँ के मूल निवासी हैं तो ही आपको, ओबीसी है तो ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, और यदि मूल निवासी नहीं है तो आपको जनरल कोटे से फॉर्म भरना पड़ेगा। एक, दूसरा, मूल निवासी है तो फीस कम लगेगी, मूल निवासी नहीं है तो जनरल कोटे से फीस ज़्यादा लगेगी। तीसरा, जो बाहरी राज्य के होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बाहर से हैं, तो एक निश्चित कोटा फिक्स कर देते हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है कि 5% किया जाएगा, फिलहाल तो पूरा ही ओपन है। तो इस तरह के जो प्रावधान हैं वो 3 संसद निवास को शर्त बना के यहीं से शक्ति मिलती है उसको। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का ये एक तो ये अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद क्या है? राज्य जो है सरकारी नौकरी और नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। और यहाँ ये वर्ड आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 में यहीं से आरक्षण की व्यवस्था शुरू होती है, जिसको हम आगे समझेंगे पूरा आरक्षण का विकास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। फिर आर्टिकल 5 आता, वो 16 का क्लॉज 5 आता है, और ये कहता है धार्मिक संस्था, यदि कोई धार्मिक संस्था है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, मदरसा है, चर्च है, तो वहाँ का जो पद होगा, कोई भी पद होगा, तो उस धर्म विशेष के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, उस धर्म विशेष के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ये भी अपवाद है 16(2) का, क्योंकि यहाँ का धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा, यहाँ आरक्षित किए जा सकते हैं। और ये 16 का 6 अभी देखा था कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यहाँ भी देखा था, इसमें क्या कहा गया, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ये तो हो गया कि आर्टिकल 16 निपट गया, खत्म हो गया। इसके बाद आर्टिकल 17 पे चले जाओ, 18 पे चले जाओ। लेकिन इतना अकेला पढ़ के इसको छोड़ देने पर बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो अपन इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं 16(4), अनुच्छेद 16(4) एवं आरक्षण। तो ये हमें पता है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था मूल संविधान में थी। एससी के लिए कितना आरक्षण किया गया था? 15%। और एसटी के लिए कितना किया गया था? 7.5%। 7.5% आरक्षण किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही इसकी व्यवस्था थी कि ये केवल 10 वर्ष के लिए होगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाते गए, और ये वर्तमान में भी लागू है। तो मूल संविधान में सिर्फ SC ST के लिए आरक्षण था। फिर और 16(4) में संसद को या राज्य को शक्ति दे दी गई थी कि वो सरकारी नौकरियों में, राज्य यानी कि यहाँ सरकार होती है, राज्य को शक्ति दी गई थी कि वह सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण करे। और पिछड़ा कौन, इसके बारे में नहीं बताया गया था कि पिछड़ा कौन होगा, इसके बारे में नहीं बताया। दूसरी ओर आर्टिकल 340 ये क्या करता है? आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को शक्ति देता है पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की, शक्ति प्रदान करता है। और इन्हीं 16(4) में और 340 के आलोक में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बनाया गया, जिसको काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसको कालेलकर आयोग भी कहते हैं।
तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। कब बनाया था? 1953 में बनाया था। इसकी रिपोर्ट और सिफारिशों पे ज़्यादा कोई प्रगति नहीं हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग, जब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उस समय प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। फिर आते हैं दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग पे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, 1979 में इसका गठन किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, इसका 1979 में गठन किया गया और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसके अध्यक्ष थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको बीपी मंडल कहा जाता है। तो ये मंडल आयोग है, ये बहुत फेमस आयोग है। गठन 1979 में हुआ और रिपोर्ट इसने 1980 में दी थी। गठन 1979 में हुआ, रिपोर्ट 1980 में दी। और इसको किस लिए बनाया गया था? तो इसको पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए बनाया गया था। पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए मुरारजी देसाई द्वारा, मुरारजी की सरकार थी उस समय, मुरारजी देसाई की सरकार ने इसको गठन किया था कि पिछड़ी जातियों की पहचान करना। तो इसने 1980 में रिपोर्ट दी और सिफारिश की 27% आरक्षण की बात कही और 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की। ये डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखो तो रखो, नहीं तो नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ अभी तक तो नहीं पूछा गया है। तो 27% आरक्षण की बात की। लेकिन जैसे ही 1980 में रिपोर्ट दी, उसी समय जो मुरारजी की सरकार थी वह गिर गई और जो नई सरकार बनी उसने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। फिर 1990 में पुनः बीपी सरकार ने, बीपी मंडल वो विश्वनाथ प्रसाद की सरकार बनी और बीपी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, यानी कि आरक्षण ओबीसी को पहली बार कब मिला? तो पहली बार आरक्षण 1990 में दिया गया। यहाँ से ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई। फिर जब 1991 में पहुंचे तो बीपी सरकार गिर जाती है और नरसिम्हा सरकार आ जाती है। ये कांग्रेस की सरकार है। अब इनको लगा कि बीपी सरकार आई थी, वो 27% आरक्षण दे गई, हम भी कुछ आरक्षण दे लेते हैं। भाई आरक्षण आरक्षण खेलेंगे। अब तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो वोट बैंक का सबसे सॉलिड मुद्दा है वोट बैंक की राजनीति के लिए। भाई आरक्षण आरक्षण खेलेंगे। तो इन्होंने भी क्या किया, पहली बार ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण कर दिया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण इन्होंने कर दिया। अब जब ये आरक्षण आरक्षण इतना हो रहा था तो अब समझिए, अभी थोड़ा सा आरक्षण के बारे में कोई प्रावधान होता है, कोई भी व्यवस्था ऊपर नीचे होती है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है। उस समय भी पहुंच गया मामला सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो एक बहुत फेमस बात, जिसको जब भी आरक्षण की चर्चा होती है और उस बात का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसी बात को कहते हैं मंडलवाद या इंदिरा साहनीवाद 1992 का। तो चलते हैं मंडलवाद या इंदिरा साहनीवाद 1992 का। क्रोमोलॉजी याद रखिए। अब जब क्रोमोलॉजी को याद रखेंगे तो आपको फैक्ट रटने नहीं पड़ेंगे। याद रखना है कि किस तरह से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, 90 में रिपोर्ट जारी कर दी, 91 में नरसिम्हा सरकार ने 10% आरक्षण और दे दिया। जब आरक्षण ज़्यादा होने लगा तो मामला कोर्ट पहुंच गया 1992 में, जिसको मंडलवाद इंदिरा साहनीवाद कहते हैं। इस बाद में न्यायालय के समक्ष क्या क्या मुद्दे थे? तो सबसे पहला मुद्दा था कि भाई पिछड़ा कौन है, इसके बारे में डिसीजन लेना था। दूसरा मुद्दा था जिस पे विचार करना था न्यायालय को, वो था पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। पदोन्नति में आरक्षण का मतलब होता है आपकी जॉब लग गई, आप किसी पद पर हैं। अब जब प्रमोशन की बात आती है तो आप वहां कह रहे हो मैं रिजर्व कैटेगरी से हूं, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी मुद्दा। तीसरी बात थी कि आरक्षण की सीमा कितनी हो, अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए आरक्षण की। क्यों? क्योंकि देखिए 7.5%, 7.5% तो वो था जो एसटी को प्राप्त था, 15% एससी को प्राप्त था, 27% ओबीसी को दे दिया,
और 10% नरसिम्हा जी ने ईडब्ल्यूएस को दे दिया। तो आरक्षण टोटल कितना हो गया? 5, 7 5 12 7 19, 9 और 2 3 4 5, 59.5% आरक्षण हो गया था। इतना आरक्षण हो गया। तो अब क्या था कि आरक्षण की सीमा तय करनी थी, तो वो भी एक मुद्दा था न्यायालय के समक्ष। चौथा मुद्दा था कैरी फॉरवर्ड नियम का बैकलॉग भर्ती में। देखिए, आप सब समझते हैं कि कभी कभी साल में 2 साल 3 साल 4 साल में बैकलॉग भर्ती आती है। बैकलॉग भर्ती टोटली रिजर्व के लिए होती है, उनमें जनरल फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, टोटली रिजर्व के लिए होती है। तो बैकलॉग भर्ती बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए इस साल भर्ती निकली और इस साल ओबीसी की सीट थी 10, एससी की सीट थी 5, इस तरह से मान लीजिए कोई, और उनमें से 3 खाली रह गई या 10 में से 7 खाली रह गई, तो वो अगली साल जब भर्ती आएगी तो उसमें, और अगली साल भी खाली रह गई। अब मान लीजिए ऐसे रहते रहते 3 साल में 50 सीटें खाली हैं, तो सरकार क्या करेगी, बैकलॉग भर्ती निकालेगी, जिसमें केवल और केवल ओबीसी वाले ही या एससी वाले, जिस वर्ग की वो बैकलॉग भर्ती है, वो फॉर्म डालेंगे और वो उसमें चयन लेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड नियम को जारी रखना है नहीं रखना है, ठीक है कि नहीं है, उस पर विचार करना था। और लास्ट था कि सभी पिछड़े हैं, पिछड़ों में भी पिछड़ों को छांटना है। सभी पिछड़े हैं या पिछड़ों में भी पिछड़ों को छांटना है, क्योंकि जो मंडलवाद आया था उसने जाति के आधार पर पिछड़ों की पहचान की थी। अब ऐसा नहीं है कि एक जाति में सभी लोग ही पिछड़े हों, उसमें कुछ लोग तो होते ही हैं जो ठीक स्थिति में होते हैं, तो उनमें उसके बारे में व्यवस्था करना था। तो इस संबंध में न्यायालय ने जो डिसीजन दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और न्यायालय ने कहा पिछड़ी जाति के लोगों को पिछड़ा मान लिया। न्यायालय ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें पिछड़ी जाति के आधार पर पिछड़ापन तो उन्होंने मान लिया, और न्यायालय ने माना कि पिछड़े वर्ग का आशय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। जब उसने कह दिया कि आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, और नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में जो 10% का आरक्षण दिया था वो किसके लिए दिया था, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया था, तो उसको रद्द कर दिया। तो जो आर्थिक आरक्षण था उसको रद्द कर दिया। दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा आरक्षण सिर्फ एक बार मिलेगा, आप नियुक्ति में आरक्षण ले सकते हैं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये पदोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। आरक्षण की सीमा को 50% तय कर दिया। आरक्षण की सीमा को 50% तय कर दिया। अब 50% तय कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सामान्य परिस्थिति के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में 10% आरक्षण दे दिया ना ईडब्ल्यूएस को 103वें संविधान संशोधन से, तो वो कैसे दिया गया है जब 50% है, तो उसको देने के लिए न्यायालय ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में इस सीमा का उल्लंघन हो सकता है। और विशेष परिस्थितियां क्या थी, वो सरकार न्यायालय को समझा पाई, और समझाने में वो संतुष्ट हो गई न्यायालय, तो उसने इसको अवैध नहीं माना। और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार के समय में संतुष्ट नहीं हो पाई थी, तो उसको अवैध कर दिया था। तो ये 50% की सीमा तय की गई। नेक्स्ट कहा गया कि बैकलॉग में कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था को उचित माना, यानी कि इसको सही माना, कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था को जारी रख सकते हैं, इसी के आधार पर वर्तमान में बैकलॉग भर्ती आती है। पिछड़ों में अगड़ों के लिए क्रीमी लेयर व्यवस्था के लिए कहा। न्यायालय ने कहा कि पिछड़ों में भी कुछ अगड़े हैं, यानी कि जिनकी व्यवस्था ठीक है, जो मजबूत हैं, उनके लिए क्रीमी लेयर व्यवस्था बनाइए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी। ओबीसी है, ओबीसी में 7 लोग तो बहुत गरीब बुरी स्थिति में और 3 लोग ठीक हैं। अब वैकेंसी निकलती है 3, तो ये 3 लोगों की चूंकि स्थिति ठीक है, इन 3 लोगों की स्थिति ठीक है, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छा माहौल मिला है, अच्छी सुविधाएं मिली हैं, तो ये ले जाएंगे, तो इनका तो फिर हो ही नहीं पाएगा विकास। इसीलिए न्यायालय ने क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा। और साथ ही न्यायालय ने कहा स्थायी ओबीसी आयोग के गठन पर विचार करें, सरकार से ये बातें कहीं, किसमें, इंदिरा साहनीवाद 1992 में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब सरकार ने इन आदेश पर क्या कार्यवाही की उसको समझते हैं। तो क्रीमी लेयर जो
पहचान के लिए कहा था न्यायालय ने, उसके लिए रामनंदन समिति 1993 बनाई गई। तो क्रीमी लेयर व्यवस्था को पहचान कर क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल होंगे, इसकी पहचान करने के लिए रामनंदन समिति 1993 बनाई। 1993 रामनंदन समिति ने सिफारिश की और उसके आधार पर जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनको क्रीमी लेयर में रखा, ग्रुप ए में जो लोग हैं उनको क्रीमी लेयर में रखा। इस तरह से इसकी सीमा है 6 लाख रुपए वार्षिक आय वर्तमान में। ठीक है, इसको समय समय पर बढ़ाएगा। तो वर्तमान में जिसकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, ओबीसी में। तो क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति 1993 बनाई गई। दूसरा इन्होंने काम, चूंकि आयोग न्यायालय ने कहा था कि स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए, तो इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 पारित किया और इसके आधार पर ओबीसी आयोग का गठन 1993 में किया गया। याद रखना 93 से 2018 तक ओबीसी आयोग कैसा था, तो वैधानिक निकाय था, संवैधानिक निकाय नहीं था, क्योंकि एक अधिनियम से बना था। संवैधानिक निकाय कौन होते हैं, जो उनका प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में होता है। फिर 102वां संविधान संशोधन किया 2018 में और एक आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, जिससे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और इसको क्या कहा गया है अब, एनसीवीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में ओबीसी आयोग कैसा है, वैधानिक संस्था है। फिर 102वें संविधान संशोधन में ही कहा था कि पिछड़ी जातियों की जो पहचान है वो केंद्र सरकार करेगी। अभी तक 102वें संविधान संशोधन से पहले तक कौन करता था उनकी पहचान, राज्य सरकार करती थी। लेकिन अभी हाल ही में 105वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः कह दिया गया कि ये पहचान राज्य सरकार ही करेगी। और इसके साथ ही आगे बढ़े, उसके बाद क्या होता है, पदोन्नति में आरक्षण बनाए रखने की बात। तो न्यायालय ने क्या कह दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने 77वां संविधान संशोधन 1995 किया और एक आर्टिकल अनुच्छेद 16(4) ए जोड़ा और कह दिया कि SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। तो इन्होंने पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन कर दिया और न्यायालय की बात के उलट जाके उस व्यवस्था को लागू कर दिया 16(4) से। और आगे चल के और कदम उठाया, 85वां संविधान संशोधन 2001 किया और अनुच्छेद 16(4) का विस्तार करके कह दिया परिणामी ज्येष्ठता लागू कर दी। अब देखिए, एक तो प्रमोशन में आरक्षण दे दिया 77वें संविधान संशोधन से, न्यायालय ने मना किया था रासायनिक में, लेकिन इन्होंने संविधान संशोधन कर दिया, आरक्षण दे दिया। आगे चल के इनका मन बढ़ा और परिणामी ज्येष्ठता का भी दे दिया। जब परिणामी ज्येष्ठता का मतलब होता है यदि आप एक बार सीनियर हो गए तो हमेशा सीनियर रहेंगे, फिर चाहे आपसे पहले की कोई नियुक्त हुआ हो। मान लीजिए एक आरक्षित वर्ग का व्यक्ति और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, दोनों की नियुक्ति एक ही दिन होती है और दोनों में यदि प्रमोशन की बात आती है और वो सीट प्रमोशन जहां एसपी से यदि एसएसपी होना है और यदि वो सीट जो है रिजर्व वर्ग के लिए है, तो रिजर्व वर्ग वाला वहां चला जाएगा और उसको हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगा, फिर सीनियर बन जाएगा। जबकि इससे पहले वाला व्यक्ति भी यदि आता है तो वो अब इसके बराबर का सीनियर नहीं होगा। तो इसको परिणामी ज्येष्ठता कहते हैं। जब ये सब हुआ तो फिर न्यायालय, क्योंकि न्यायालय में ही जाते हैं तो फिर न्यायालय में गए और उपरोक्त के संबंध में एम नागराजन बाद 2006 आया और इस बाद में न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता दोनों को सही माना, दोनों को कह दिया ठीक है, दोनों व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इसमें तथ्यों का ध्यान रखना होगा और उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके द्वारा किसी भी तरह से सेवा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा था आर्टिकल 16। ये पूरा क्या था, आर्टिकल 16 था। ठीक, तो आर्टिकल 16 में हमने क्या पढ़ा,
आर्टिकल 16 के क्या प्रावधान है, लोक नियोजन में अफसर की समानता और किस तरह से उसके अपवाद हैं। फिर आरक्षण के बारे में जाना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके बाद मंडलवाद या इंदिरा साहनीवाद 1992 और सरकार की कार्यवाही देखी। आर्टिकल 16, इसके बाद आता है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। इसके अनुसार किसी भी रूप में अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार दंडनीय अपराध होगा। याद रहे, यही एक आर्टिकल है जो दंडनीय अपराध की बात करता है, यानी कि इसके उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा। और इसको प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1995 पारित किया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1995 पारित किया और इसका नाम 1976 में परिवर्तन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है, साथ ही SC/ST एक्ट 1989 में भी सजा का प्रावधान है। लेकिन एक बात याद रखना है, ना तो इस वाले एक्ट में ना ही संविधान में कहीं भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। तो याद रखना, छुआछूत परिभाषित नहीं है, निरपेक्ष है, इसका कोई अपवाद नहीं है। पहले ही जान चुके, राज्य एवं निजी दोनों के खिलाफ है, ये दोनों के खिलाफ प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन किसको छोड़ के, शिक्षा और सेना। जैसे शिक्षा में PhD तो डॉक्टरेट हो गए, सेना में जनरल, ब्रिगेडियर, लांस नायक, इस तरह की जो उपाधियां होती हैं वो दी जा सकती है। तो इनको छोड़ के बाकी कोई उपाधि राज्य नहीं देगा। दूसरी बात इसी में कही गई 18 के क्लॉज 2 में कि भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। भारतीय नागरिक विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। कोई विदेशी भारत में यदि सेवा कर रहा है, राज्य के अधीन पद पर है कोई विदेशी, तो वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि नहीं लेगा। और राज्य के अधीन पद धारण करने वाला व्यक्ति, इसमें नागरिक हो, विदेशी हो, कोई भी हो, विदेश से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ना तो कोई भेंट लेगा, ना पद धारण करेगा, ना उपलब्धि धारण करेगा। तो ये सब उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। इसके संबंध में एक बात भी है, बालाजी राघवन बात, इसको बस इसलिए याद रख लीजिए कि आर्टिकल 18 से संबंधित एक बात है, बालाजी राघवन बात 1996, इसमें उपाधि और सम्मान में अंतर को स्पष्ट किया। इसने कहा उपाधि नहीं ले सकते, लेकिन सम्मान समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए, व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने के लिए और अच्छे चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए अच्छे चरित्र को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, इसीलिए सम्मान दिया जा सकता है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।